हाँ, तो ये जो आज का वीडियो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके भी और वैसे भी आपके फ्यूचर में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, तो इसको बड़े ही ध्यान से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकते हैं मैंने उस अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनाए हैं। बहुत अच्छे से आपको इस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कि जनन तंत्र, तो जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है। समझ में आ रही है भाई? हर कोई जीव है वो अपनी जैसी संतति, अपने जैसा जीव नया पैदा करना चाहता है। जैसे अपन अपने मम्मी पापा से अपन बने, तो वो सिस्टम जनन कहलाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम फाउंड इन द लिविंग बींग्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। यानी कि जिससे एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। ये तो हो गया जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं इंसान में, ठीक है। तो ह्यूमंस में जो जनन है या रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स हैं होता है, मतलब कि द्विलिंगी होता है, मेल और फीमेल, ठीक है। जैसे मम्मी और पापा, ऐसे जेंडर वाइज, मतलब मेल और फीमेल बाइसेक्सुअल होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अलग से आता है। मानवों में लैंगिक जनक कैसा मानवों में जनन कैसा पाया जाता है, तो आप लिखेंगे लैंगिक, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसान में या ह्यूमंस में पाया जाता है, मतलब एक मेल और एक फीमेल। तो ये लैंगिक तो हो गया, लेकिन लैंगिक में भी कैसा, द्विलिंगी, ठीक है, बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें एक तो होता है नर जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनाता है, और एक होती है मादा फीमेल जो एग्स यानी अंडों का निर्माण करती है। और ये जो शुक्राणु होंगे, स्पर्म होंगे वो, और मादा के जो होंगे अंडाणु, इनके निषेचन होगा, आपस में फर्टिलाइजेशन होगा और उनसे युग्मज बनेगा। युग्मज मतलब एम्ब्रियो जाइकोट बनेगा और वो आगे चल के नया जीव बन जाता है। सिंपल है ना? तो बहुत ईजी है। इट इज़ अ बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन विच मेल सिंथेसिस स्पर्म्स, जिसको अपन मेल गैमेट्स भी बोलते हैं, मतलब कि नर युग्मक मेल गैमेट्स भी बोलते हैं। जो मेल होता है वो स्पर्म जो छोड़ता है, रिलीज करता है, वो मेल गैमेट्स कहलाते हैं। और वाइल फीमेल के फिर फीमेल एग बनाती है, ठीक है, उनको फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। उनके आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और 9 पीरियड 9 मंथ का बेसिकली एक्चुअल मैच्योर टाइम पीरियड है। 9 मंथ के बाद में नया बेबी बन जाता है। वो सब सिस्टम आपको जानना चाहिए। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद द स्पर्म प्रोड्यूस जाइकोट विच फर्दर गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक नया ऑर्गेनिज्म या नया जीव पैदा हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। ध्यान रखना है कि मेल स्पर्म, फीमेल एग, ठीक है, यानी नर शुक्राणु और मादा युग्मज। चलो, ये बात तो सिंपल सी होगी। यहाँ से 1 मार्क्स से खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि नर कौन सा क्या छोड़ता है, स्पर्म, वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। मादा वाला हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा अब लिंगी द्विलिंगी है हमारा, ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल होता है। और ये पूछा जा सकता है कि मानव में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक यानी सेक्सुअल। बस ये 3-4 क्वेश्चन छोटे बन सकते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा पबर्टी से, यानी कि पबर्टी का मतलब होता है यौवनारंभ। जैसे कि यौवनारंभ का मतलब होता है जैसे लड़कों में और लड़कियों में अलग अलग इफेक्ट, या फिर ऐसा मान लो कि कुछ फीचर्स दिखाई देने लग जाते हैं वो। तो पबर्टी एक टाइम पीरियड होता है, यौवनारंभ एक टाइम पीरियड होता है कि जो धीरे धीरे आगे बढ़ के मतलब कि इसको जनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। यानी कि लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास होता है। कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि में होता है जिसे हम यौवनारंभ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यहीं तक लिखना है कि द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ कॉल्ड पबर्टी। पबर्टी की डेफिनेशन कुछ इतना लिखना है अगर 1 मार्क्स में आए। यानी कि लैंगिक जनन, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इंसान में तो उसके लिए एक एज होती है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में। तो उस लैंगिक जनन हेतु वो कुछ उत्तरदायी जनन कोशिकाएं होती है। जैसे मेल में स्पर्म बनेंगे तो कुछ सेल्स होती है, उनसे बनेंगे। फीमेल से एग बनेंगे तो उनमें भी कुछ सेल्स या कोशिकाएं होती है, उनसे बनेंगे। तो उनका डेवलपमेंट होता है। वो जो पीरियड है वो पबर्टी कहलाती है, ठीक है। और पबर्टी की शुरुआत कैसे होगी कि इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर दिखाई देने लग जाते हैं और जनन परिपक्वता भी आने लग जाती है। एट द स्टेज साइंस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट टू बिकम विजिबल, यानी कि दिखने लग जाते हैं। और लेंस टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी धीरे धीरे फिर आने लग जाती है।
ये छोटी क्लास में क्वेश्चन आता है और वैसा अलग से ही पूछा जाता है कि लड़कों और लड़कियों में कौन कौन से लक्षण यानी फीचर दिखाई देते हैं। तो लड़कों में तो आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कांख व जननांग में क्षेत्र में बालों का आना, त्वचा तेलीय हो जाना, ये सब सिंपल सी बातें हैं, सब जानते हो। ये ऐसे फीचर दिखाई देने लग जाते हैं लड़कों में। और यानी कि वॉइस हैवीनेस, डेवलपमेंट ऑफ मस्टेच एंड बियर्ड, ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर नियर टू जेनिटल ऑर्गन्स एंड अंडरआर्म्स, ऑयलनेस ऑफ द स्किन, ठीक है, स्किन थोड़ी तेलीय हो जाती है। ऐसे ही लड़कियों में यौनारंभ के लक्षण की बात की जाए, स्तन का बनना, ठीक है, और उनका फिर आकार में वृद्धि भी होना, और फिर त्वचा का तेलीय होना, जनना, ये सेम कॉमन चीज़ है। और रजोद्रम जो मंथली टाइम पीरियड से होता है, वजोद्रम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वॉइस हैवीनेस, ये इसका हो गया। गर्ल्स इन द फीचर फॉर बेटी की बात की जाए, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड इंक्रीज इन इट्स साइज, ऑयलनेस ऑफ स्किन, ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर्स, जेंटल ऑर्गन्स, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये साइकिल पीरियड टाइम स्टार्ट हो जाता है। और अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यहाँ से भी ये लक्षण तो छोटी बात है, ये तो आपने 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, छोटे 9th में पढ़े होंगे, उन वाले क्वेश्चन, लेकिन 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं खूब सारे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है कि जो यौनारंभ है या फिर जो पबर्टी है, इसकी एज क्या है लड़के लड़कियों में, तो क्या मानता है साइंस। तो लड़कियों में यौनारंभ 12 से 14 वर्ष की एज को मानता है, ठीक है, यानी कि पबर्टी इज फीमेल इज मार्क्ड एज द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स, और लड़कों में 13 to 15, मतलब एक साल बढ़ा देना, या 13 और ये 15 की उम्र में होता है, यानी 13 to 15 ईयर्स मेल के अंदर है। और अगर लैंगिक परिपक्वता की बात की जाए, इस टाइम लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली कब होगा, उस टाइम को 18 से 19 वर्ष की एज को माना जाता है, ठीक है। तो लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, लड़कियों में 12 से 14, 13 से 15 लड़कों में। और लैंगिक परिपक्वता की बात की जाए, मैच्योरिटी की बात की जाए, ठीक है, तो वो हैं द मैन सेक्सुअल होम ईयर, कि ये तो अपना 13-15 ईयर्स हो गया। और द सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात की जाए तो वो एट द एज ऑफ 18 to 19 ईयर्स, 18 से 19 वर्ष एज मेजोरिटी सेक्सुअल मैच्योरिटी को माना जाता है, ठीक है। और अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मेल में कौन सा लिंग हार्मोन होता है और फीमेल में कौन सा लिंग यानी कि हार्मोन होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल हार्मोन कौन सा होता है, तो मानव के अंदर, मानव नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लिंग हार्मोन होता है, ठीक है, और फीमेल लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। स्त्रियों में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, और मानव में टेस्टोस्टेरोन। ऐसा मान लो कि मानव मतलब नर टेस्ट करता है, मतलब नर में टेस्टोस्टेरोन, बाकी जो बच गए वो कौन, फीमेल में, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि नर में कौन सा था, तो नर में टेस्ट यानी टेस्टोस्टेरोन, इस चीज़ को ध्यान रखना। यानी कि द हार्मोन की बात की जाए तो ये रहा, द मेन सेक्सुअल हार्मोन इन ह्यूमन मेल्स और टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल में होता है। और इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो कुछ छोटी छोटी 1 मार्क्स है क्वेश्चन, यहाँ से ढेरों आ सकते हैं, वो मैंने सारे ले लिए। अब अपने आपके जो कोर्स में एक तो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पढ़ेंगे, हालांकि पिछले साल आ गया था, लेकिन इससे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि जो रिपीट क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि और दूसरी बात आपके आगे बहुत काम आएगा। जब तक मेल और फीमेल दोनों नहीं पढ़ोगे तो खूब सारी बातें मिस हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा इसको भी कराना ज़रूरी है, तो इसको भी आपको अच्छे समझना है। तो नर जनन तंत्र या फिर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये नर जनन अंगों को अपन प्राथमिक यानी प्राइमरी और द्वितीयक इन सेकेंडरी 2 अंगों में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, ये नर जनन तंत्र का, इन दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पूरा सिस्टम समझ में आएगा, प्लस इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अपन को अभी का भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब देखो आगे, ये अपना प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्राथमिक लैंगिक जनन, ठीक है। देखो बहुत इजी है, ये प्राइमरी एक सेकेंडरी, 2 में पार्टीशन डिवाइड किया गया है। प्राइमरी का मतलब वे अंग होते हैं जो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करते हैं, मेनली सेल्स का, यानी दे आर द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस द सेक्स सेल्स और गैमेट्स, इन 2 के काम आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो किस काम आता है, तो वो काम आता है मेनली युग्मक लैंगिक कोशिकाएं और युग्मक, यानी कि आपके सेक्स सेल्स और गैमेट्स बनाने का काम आता है, ठीक है।
साथ ही कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है, जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं अभी मेल का, तो मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर देगी, ये ध्यान रखना। साथ ही कुछ हार्मोन रिलीज कर दिए, और इनको बोला क्या जाता है, जनद। इन अंगों को, जो प्राइमरी अंग होते हैं, इनको जनद कहलाते हैं। और नर में जनद वृषण कहलाता है। अभी दिखा दूंगा डायग्राम, वृषण कहाँ होता है, टेस्टिस कहलाते हैं। अब ये जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, एक बार पूरा पढ़ो कि दे आर ऑल्सो सीक्रेट सम हॉर्मोन्स, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनेट्स, और द मेल गोनेट्स आर कॉल्ड टेस्टिस। और टेस्टिस एक जोड़े में होते हैं, दो पैर होते हैं, ठीक है, ऐसी गोली जैसी संरचना होती है। ये दो टेस्टिस जो होते हैं, वृषण जो होते हैं, ठीक है, इनके चारों ओर आवरण होता है, ऐसे स्किन का ही आवरण होता है, जो इनको कंट्रोल रखता है, ठीक है। जो इनको कंट्रोल रखता है मतलब कि इनको अनबैलेंस नहीं होने देता, इनका कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, बहुत ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो, कि जो ये टेस्टिस होते हैं, जो ये वृषण होते हैं, जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, ये लटकते हुए रहते हैं। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बॉडी की अलग जो हमारे शरीर के बाकी सारे पार्ट है जितने भी, वहाँ से यहाँ कम होता है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। यहाँ पर टेम्परेचर या तापमान कम होता है अपने शरीर के अलग बाकी अंगों से, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये काम करते हैं, ये नर का पढ़ रहे हैं अपन, मेल का पढ़ रहे हैं, तो काम करेंगे स्पर्म बनाने में, ठीक है, शुक्राणु बनाने में, स्पर्म बनाने में। स्पर्म बनाने के लिए हमेशा ठंडा, यानी कि बाकी बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है, वरना स्पर्म नहीं बनते। इसलिए ये एक तो शरीर का, यानी इसके अंदर का टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उस पर कंट्रोल रखते हैं, टेम्परेचर को बना के रखते हैं, और एक स्पर्म बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक चीज़ ये समझना आप, ठीक है। यानी कि ये नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश, ये जो होता है वृषण कोश कहलाता है। वृषण कोश का मतलब जो आवरण होता है चारों ओर से, उसको ढक के रखता है, वो वृषण कोश में ये प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी कि a pair of testes is present in humans and these are responsible for the synthesis of male reproductive cell are called sperms. स्पर्म का निर्माण करते हैं, उसमें काम आते हैं। और टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। डायग्राम आपको दिख रही होगी, ये टेस्टिस बाहर शिश, ये जो ऐसे शिश्नमुंड है, ये इसके नीचे की तरफ, ये साइड में नीचे लटक रहे होते हैं। और इनका टेम्परेचर की बात मैंने बता दी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। नेक्स्ट, वृषण के दो भाग होते हैं, मतलब कि जो टेस्टिस में दो पार्ट होते हैं, प्रथम जो शुक्राणु का निर्माण करता है, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं। क्योंकि ये मेल पढ़ रहे हैं तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। तो एक तो ध्यान रखना, शुक्राणु बनाते हैं, ठीक है, और दो काम है, मतलब इनके बेसिकली दो काम है, एक तो शुक्राणु बनाना, स्पर्म बनाना, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, ठीक है। यानी कि टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन विच प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड सेकंड विच एक्ट्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। वेरी गुड, ये बहुत कंपलसरी बात थी जो अपन को समझनी ही समझनी। 1 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ से लिखना है। सेकंड, द्वितीयक लैंगिक जनन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग पार्ट हैं, जैसे पहले अपने वृषण कोश यही लिया, हालांकि ये सेकेंडरी पार्ट, लेकिन अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो वृषण कोश होता है, ये चारों ओर का, ये चारों ओर वृषण कोश अंदर होते हैं टेस्टिस, ठीक है, वृषण कोश। तो वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक हैं। इन टेस्टिस को बैलेंस रखने के लिए ये चारों ओर का आवरण बहुत ज़रूरी है। एक बात समझ में आ गई, यानी कि स्कोटम जो होता है, स्कोटम इज इम्पोर्टेंट टू कीप द टेस्टिस स्टेबल, उनको एक जगह स्टेबल रखने के लिए काम आता है, ठीक है। दूसरा, शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बता दिया बात, स्पर्म अगर बॉडी में बनाना है तो स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी से टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए। और वृषण कोश जो होता है, ये चारों ओर जो आवरण इसका जो होता है, ये इस टेम्परेचर को कम रखता है, यानी कि इसको बैलेंस रखता है, समझ पा रहे, इसको ज़्यादा नहीं होने देता। यानी कि द स्कर्टम फंक्शन एज ए डिवाइस विच रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, समझ पा रहे हो, टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, इस टेम्परेचर स्पेलिंग को पूरा लिख लेना, समझ में आ गई, ये था। तो एक समझ में आ गया वृषण कोश, सेकेंडरी का पहला पार्ट। सेकेंडरी का दूसरा, शुक्र वाहिनी, वास डेफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा नाम है वही समझ में आ जाएगा कि शुक्र वाहिनी तो शुक्राणु को ले जाएगी, यानी कि शुक्राणु कोमा,
शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए इसकी मदद ली जाती है। ठीक है, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म जो होते हैं, उनको शुक्राशय तक, शुक्राशय का मतलब जहाँ पर शुक्राणु का घर होता है, मतलब जहाँ शुक्राणु जाके रुकेंगे, वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक शुक्र वाहिनी होती है, एक नली होती है। समझ पा रहे हो? यानी कि द स्पर्म्स टेक द हेल्प ऑफ वास डेफरन्स टू रीच द सेमिनल वेसल्स। ठीक है, सेमिनल वेसल्स वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक नली होती है, पाइप होती है। फिर शुक्र वाहिनी जो मूत्र नलिका होती है ना, जिससे मूत्र निकलता है, सेम टू सेम उधर से स्पर्म निकलता है, तो मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली, मतलब एक जॉइंट नली बनाती है। जॉइंट दोनों एक ही नली होती है, संयुक्त नली बनाती है। और ये जो वाहिका या फिर जो नली होती है, ये शुक्राशय यानी कि जो जहाँ शुक्राणु का घर होता है, वहाँ शुक्राशय के साथ मिलकर स्क्लन वाहिनी बनाती है। स्क्लन वाहिनी एक अलग पाइप होती है। ठीक है, स्क्लन वाहिनी, ताकि वहाँ से यूरिन यानी कि वो अलग चला जाएगा, स्पर्म अलग चला जाएगा, रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, तो वास डेफरन्स इज डक्ट लाइक स्ट्रक्चर विच टुगेदर विथ यूरेथर फॉर्म ए कॉमन वेसल। ठीक है, जो दोनों एक साथ कॉमन वेसल बनाती है दोनों। ठीक है, और डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, स्क्लन वाहिनी बनाती है। ठीक है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर हो रहा। ठीक है, तीसरा है शुक्राशय, जो अपने पढ़ा जहाँ शुक्राणु का घर होता है। तो जैसे ही शुक्रवाहिनी शुक्राणु को लेके आएगी, तो शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली, मतलब घर होता है तो इनके लिए एक थैली मान लो, थैला मान लो, बैग जैसा, थैली जैसी संरचना में खुलती है। ये कौन? ये शुक्रवाहिनी इस शुक्राशय में जाके खुलती है, जिससे शुक्राशय कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पर शुक्राणु स्टोर होते हैं। तो शुक्राशय जो होता है ना, वो एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है वहाँ पर। एक जैसे ये शुक्रवाहिनी शुक्राणु को लेके आई, शुक्राशय ने उसके अपनी थैली के अंदर को ले लिया और फिर एक लिक्विड पदार्थ बनाया। शुक्राशय एक तरल पदार्थ निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है, बाद में जाके वीर्य बनता है, सीमन बनता है। ठीक है, यानी कि द सेमिनल वेसल। नंबर 3, तो द वास डिफरेंस ओपन्स अप ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमिनल वेसल। ठीक है, और द सेमिनल वेसल प्रोड्यूस्ड ए फ्लूइड विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमन। ठीक है, वीर्य बनाने में काम आता है। फिर है प्रोस्टेट ग्रंथि, और जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, ये फिर फीमेल के बॉडी में जाएगा। कब? जब रिप्रोडक्शन होगा मेल और फीमेल के बीच में, और उससे फिर न्यू बॉर्न, जो भी मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, नया जीव बनता है। ये ध्यान रखना, वीर्य का मतलब, सीमन का मतलब ये यूज होता है। फिर है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये अखरोट के आकार की एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है, निर्माण और उत्सर्जन में उसको रिलीज भी करती है। और ये तरल पदार्थ भी किसके काम आते हैं? ये तरल पदार्थ भी वीर्य का भाग बनाते हैं, तथा शुक्राणु जो होते हैं उनको गति प्रदान। देखो, वीर्य के अंदर या सीमन के अंदर शुक्राणु का होना भी जरूरी है। समझ पा रहे हो? स्पर्म का होना भी जरूरी है। वो अगर नहीं है तो फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनने में, नया जीव नहीं बन पाता। ठीक है, ये भी ज़रूरी चीज़ है। तो वीर्य के अंदर शुक्राणु का होना, शुक्राणु को गति प्रदान करना, और ये सब काम प्रोस्टेट ग्रंथि का होता है। एक है, अच्छा इंग्लिश बोल देते हैं इधर, प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज़ ए वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अखरोट की जैसी रचना होती है। विच एक्ट्स एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेट्स ए फ्लूइड विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सीमन। दिस फ्लूइड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोशन टू द स्पर्म, को गति, मतलब स्पर्म को वहाँ से निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, ये अब है मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, जो अपन ने कल भी पढ़ा था। हालांकि मूत्र निर्माण जहाँ होता है वैसे ही कुछ। तो ये एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलती है, निकलकर स्क्लन वाहिनी, जो अपन यहाँ बनाई थी स्क्लन वाहिनी, ये जो स्पर्म को अलग करती है, वो स्क्लन वाहिनी से मिलकर एक मूत्र जनन नलिका बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना। इट इज़ ए मस्कुलर डक्ट which begins from a urinary bladder and joins with the ejaculatory vessel, ठीक है, to form genital canal। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूरिजेनिटल कैनाल का निर्माण कर देती है, जनन नलिका बनाती है। फिर अब इस जनन नलिका में क्या क्या आता है? इसी मार्ग से मूत्र, इसी मार्ग से शुक्राणु, इसी मार्ग से प्रोस्टेट ग्रंथि आदि का स्राव बाहर निकलता है। ये नलिका शिशन, जो पेनिस होती है, जो इसके साथ में जुड़ा हुआ जो पेनिस, ये जो मुंह होता है आगे वाला, ठीक है, ये पेनिस कहलाता है। शिशन मुंड बोल दो चाहे पेनिस बोल दो। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। डायग्राम जैसा आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मुश्किल डायग्राम है नहीं, बहुत सिंपल है। लेकिन ये जितने अपने 5-6 नाम लिखे, इन नाम को तो पक्का आपको याद दिखाना है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये छोटा सा डायग्राम से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ध्यान रखना कि शिश्न या पेनिस से गुजरकर मूत्रोजनन जो छिद्र से जिधर से मूत्र निकलता है उसी छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। थ्रू दिस डक्ट यूरिन, स्पर्म, सीक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एक्सेट्रा comes out, or this duct passes through the penis and opens outside through urogenital canal। ठीक है, तो ये पेनिस के बारे में आपको समझ में आ गया कि पेनिस के जो जिधर के माध्यम से जिधर से यूरेथ्रा जो होता है वो मार्ग इसका होता है, सिंपली ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, एक पॉइंट इसका और है, उसके बाद में यानी कि अब पेनिस पढ़ेंगे अपन, जो शिश्न मुंड होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में ये अपना जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये लास्ट पॉइंट अपना पेनिस या शिश्न जो होता है आगे का मुंह, यानी कि ये एक बेलनाकार हिस्सा होता है। ठीक है, ये जो शिश्न ये आगे वाला मुंह होता है ये शिश्न होता है। ठीक है, ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषणकोश के बीच लटकता रहता है, जैसे इस तरफ और इस तरफ वृषणकोश होते हैं और इनके चारों ओर आवरण होता है और ये इनके बीच में लटकता रहता है। ठीक है, और अब रही बात, ये सिंपल से अपन को प्रोसेस आपको समझनी है। ये उत्थानशील मैथुनांग है। ठीक है, यानी कि पेनिस इट इज अ सिलेंड्रिकल ऑर्गन लोकेटेड इन द पब्लिक रीजन, इट हैंग्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्कोर्टम के बीच में लटकता रहता है। सेकंड, सामान्य अवस्था में छोटा तथा शिथिल मतलब नॉर्मल रहता है तथा मूत्र विसर्जन के काम आता है, यानी कि इन द नॉर्मल कंडीशन इट रिमेन्स स्मॉल एंड फ्लैसिड एंड इज यूज्ड फॉर यूरिनेशन, यानी कि मूत्र के काम आता है नॉर्मल जब ये सामान्य अवस्था में रहता है। लेकिन जब मैथुन करते हैं, मैथुन के टाइम समय ये उन्नत अवस्था में आकर वीर्य को मादा के जननांग में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यानी जब ये मैथुन की कंडीशन होगी, जब आप मतलब जब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है, मेल फीमेल के बीच में, तो दिस ऑर्गन बिकम इरेक्टाइल एंड इज यूज्ड टू डिलीवर सीमन। ठीक है, सीमन जिसके साथ में स्पर्म्स भी होता है सीमन में, तो इनटू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में ये पहुंचाने का काम करता है। नॉर्मल अवस्था में ये नॉर्मल रहता है, जब ये वीर्य छोड़ेगा उस टाइम पे थोड़ा उन्नत अवस्था में हो जाता है, मतलब कि टाइट या तेज हो जाता है। ये सिंपल सी प्रोसेस है जो नॉर्मली, और फिर उसकी सीधी सी बात है, मादा एक बनाती है और 9 मंथ का टाइम पीरियड लगता है, उसके बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म या फिर एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी प्रोसेस थी। हालांकि एग्जाम में पिछली बार ये नर जनन तंत्र आ गया था, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिपीट डिटोर नहीं होता, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन बीच में से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मादा जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस जब तक आपको इसकी तैयारी करनी है। ओके।